नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं निखिल गोयल एक बार फिर से आप सभी को भौतिक जगत में उपयोग होने वाली गणित के बारे में चर्चा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर बना हूं। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया आपको समझ आया होगा और आपने खुद से भी उसका अभ्यास किया होगा। क्योंकि भौतिक जगत में अगर महारत हासिल करना चाहते हो, ऊंचे स्तर पर जाना चाहते हो, तो अभ्यास तो करना जरूरी है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया। लगभग लगभग 90 से 95% जो गणित के सही सूत्र भौतिक क्षेत्र में उपयोग आते हैं, उन सूत्रों को आपके साथ चर्चा में ला चुका हूं। थोड़े बहुत छोटे छोटे बचे हैं, वो आने वाले समय पे कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे बच्चे, मैं आप लोगों के लिए आज जितना मैंने आपको मेन मेन मुख्य मुख्य विषय बताए हैं, उनके अभ्यास प्रश्न लेकर आए हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये 5वां लेक्चर है और मैंने चौथे लेक्चर के एंड में आप सभी को अपनी तरफ से अभ्यास प्रश्न की एक पत्रिका दी थी, जिसमें मैंने कहा था कि आप उसको अपनी तरफ से सॉल्व करना। फिर मैं आने वाली वीडियो में खुद से सॉल्व करा दूंगा ताकि आप समझ सको कि हाँ, आपको कितना आता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अभ्यास पत्रिका मैं आप सभी को दे चुका हूँ। कहां पर? हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं आप सभी को डेली नोट्स देता हूँ, जहां पर आप सभी को आने वाले समय में टेस्ट से रिलेटेड प्रश्न यहीं पर देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर, जो बच्चे नए हैं, यहाँ पर जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं करी है वो भी जाकर कर लो ताकि मजा आएगा। ठीक है, तो चलो सेशन को शुरू करने से पहले अपने बारे में 1 मिनट बता देता हूँ। पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। 4 वर्षों से अधिक समय से अपने बच्चों को भौतिक क्षेत्र में महारत हासिल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। कई बच्चों ने कर ली है, कई कर रहे हैं, और आने वाले समय में कई करेंगे। पक्का मेहनत कर रहे हैं ना, तो करेंगे ऑब्वियसली। कई छात्र हमारे आईआईटी जैसे संस्थानों से अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कई डॉक्टरी क्षेत्र में भौतिक पढ़ने वाले बच्चे एम्स एमएएमसी से पढ़ रहे हैं, और इस बार भी रिजल्ट काफी अच्छा गया है, ऐसा बच्चों ने मुझे बताया। और पेशे से मैं, मेरे प्यारे बच्चे, एक शोधकर्ता भी हूँ। हाँ, छोटी छोटी शोध मैं बहुत कर चुका, बड़ी शोध अभी हाल ही में मैंने एक करी है जो ऊंचे स्तर पर है। असल में हमारे भारत में आज से पहले वो नहीं हुआ था, तो उसके बारे में आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे ज्ञान को अपने प्रति लाना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप पर्सनली मुझसे जुड़ सकते हैं, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स के माध्यम से। प्लस कोर्स में मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को बहुत एडुकेटर मिलते हैं। आइकॉनिक कोर्स में आप मुझसे 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको हमारे प्लस कोर्स में मिलती हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है। सामग्री भी देते हैं हम अपनी खुद की तैयार करी हुई। और मेरे प्यारे बच्चे, आपके टेस्ट, मतलब जो आपको जरूरत है ना, वो सब दिया जाता है। आइकॉनिक में आप एक एक करके मुझसे पढ़ सकते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन जिसको कहते हैं। तो प्लस कोर्स हो या आइकॉनिक कोर्स हो, ये सारे फीचर्स आपको दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं। जुड़ने के लिए करना क्या है? जब कोर्स खरीदो ना, तो इस कोड को अप्लाई करना। इस कोड का नाम है एनजी लाइव। कोड अप्लाई करने से 10% का डिस्काउंट तो मिलता ही है, कुछ हमारी खुशियां आपके प्रति आती हैं। प्लस एक और कोड है मेरा, जिसका नाम आता है योद्धा। तो आसान है, योद्धा अप्लाई करोगे ना, आपको डिस्काउंट मिलता है। कितना? वो 10 तो मिलता ही है, एक्स्ट्रा जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है बेटा, तो मतलब 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें शक नहीं है। आपको याद करना है एनजी लाइव या योद्धा, ये मेरे पर्सनल कोड है। मुझसे पढ़ने के लिए आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये कोड अप्लाई करना है। तो चलिए मुद्दे की बात पर आगे आता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया क्या क्या है? मैंने आपको लास्ट सेशन में, जो हाल ही में इससे पहले 14 तारीख को पढ़ाया था, 13 तारीख को, उसमें मैंने आप लोगों को समाकलन विशेष तौर पर बता दिया था क्या होता है। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके साथ अवकलन भी डिस्कस कर चुका हूं। मेरे बच्चे, मैं आपके साथ त्रिकोणमिति पढ़ा चुका हूं आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि आपको त्रिकोणमिति भी आ चुकी है। यानी मैंने आपको डिफरेंशिएशन डिस्कस कर दिया, मैंने आप सभी के साथ ट्रिग्नोमेट्री भी डिस्कस कर दिया, और मैंने बताया था कि आपके समाकलन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है अनिश्चित, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं बच्चे?
इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और दूसरा आता है मेरे पास डेफिनेट यानी निश्चित। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पता है और आप नाम मात्र से उन चीजों के बारे में सोच पा रहे हैं। आज एक एक करके सभी प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो मैंने अभ्यास पत्रिका आपको दी थी, उस पत्रिका के एक एक प्रश्न को आप चेक करेंगे क्या आप सही थे या गलत थे, और जो आपको नहीं आता वो आपका डाउट भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात आती है, सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगा त्रिकोणमिति के यानी ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न। ट्रिग्नोमेट्री में मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ऑल शुगर टू कॉफी या ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसा करके मैंने एक ट्रिक बताई थी। और मैंने कहा था कि चतुर्थांश किस तरीके से उसमें चलते हैं ये आपको पता होगा, 90, 180, 270 और 360। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टेन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव देखे जाते हैं। अभी चलते हैं आगे। अभी पहले आपको कह रहा है कि एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास थीटा में धनात्मक चिन्ह आ रहा है तो आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, और अगर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है तो आप लोगों को क्लॉकवाइज चलना होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मेरे बच्चे पहले प्रश्न में आपको कह रहा है यहाँ पर कि आपको कैलकुलेट करना है 10 - 30 कितना होता है। लगाते हैं, आपको मैंने बताया होगा इससे पहले, अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ। आपको फलन के बारे में बता चुका हूं मैं, क्या होते हैं फलन। फलन दो तरीके से होते हैं बेटा, एक होता है आपका ओड फंक्शन, एक होता है आप लोगों का इवन फलन। ओड और इवन क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करता हूं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत उपयोगी साबित होगा ये भौतिक क्षेत्र में। आपका ओड फंक्शन वो होता है बेटा जिसमें आप लोग जैसे x की जगह अगर -x पुट कर देते हो, अगर अपने x की जगह -x पुट कर देते हो तो आपका फलन कैसा हो जाता है, आपका वो ही फलन मेरे प्यारे बच्चे ऋणात्मक हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको मैंने कहा मान लो आपके पास एक फलन है, ध्यान देना जल्दी जल्दी बता रहा हूं, छोटी सी चीज है। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एक फलन है y = x²। तुम्हें मैंने कहा एक बारी तुम अपने x को क्या करो, -x रखो, और एक बारी x को x रखो इस फलन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर ऐसा करो। आपने देखा कि आप चाहे -x रख लो चाहे धनात्मक x रख लो, आपका आंसर x² ही आने वाला है, इसमें बदलाव नहीं आएगा। इस तरह का कोई भी फलन हो जिसमें आप अपने x को -x रख सकते हो और फलन अपरिवर्तित हो, तो उसको मेरे प्यारे बच्चे क्या कहता हूं, उसको कहता हूं इवन फंक्शन। अगर मैंने आपको कह दिया मान लो y = x, आपने कहा बेटा अगर आप अपने यहां पर x को -x रख देते हो तो आपका ये फलन कैसा आ जाएगा, -y आ जाएगा, क्योंकि पूरा फलन माइनस में चले जाएगा। और जिस तरह के फलन में -x रखने से पूरा फंक्शन ऋणात्मक हो जाता है उसको ओड फंक्शन कहता हूं। समझ आ गया? मतलब क्या है, इवन फंक्शन क्या हुआ, अगर x को आप +x रखते हो, या प्लस क्यों माइनस ही रख लो तो पता लग जाएगा, x को आपने -x पुट करा और आपका ये जो फंक्शन है y, ये असल में आपका धनात्मक ही रहा तो वो इवन कहलाता है, अदरवाइज वो ओड कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आगे चलता हूं। फिर बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको यहाँ पर tan के बारे में पता होगा, मैंने एक टेबल भी आपको बताई थी, और ये बेसिक त्रिकोणमिति तो आपको आती होगी। tan क्या है, एक ऑड फंक्शन है। मैंने कहा tan -30 क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ -tan30, क्या मैं लिख सकता हूँ -tan30? और tan30 मेरे सभी बच्चों को पता है क्या होगा, 1/√3। तो इसका सही उत्तर -1/√3 है। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा क्या कहता है, आप लोगों को, आपको बोला गया है कि मेरे बच्चों को निकालना है sin 120। आप लिख सकते हैं sin 120 को कैसे, मैंने कहा sin 120 लिखा जाता है 90 + 30 से, और मैंने बताया था कि जब 90 आता है तो साइन cos में परिवर्तित हो जाता है, पढ़ाया था बेटा आपको। मैंने कहा आपका ये साइन cos बन जाएगा, और थीटा में क्या आ रहा है, यहाँ पे धनात्मक चिन्ह आ रहा है, और धनात्मक का मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
आप ग्राफ में देखिए, सबसे ऊपर ग्राफ में देखिए, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे और यहाँ साइन धनात्मक होता है, साइन धनात्मक होता है। आपने कहा साइन धनात्मक है तो यहाँ धनात्मक चिन्ह आएगा क्योंकि पहले साइन था। तो आपने कहा cos 30 की मात्रा कितनी, √3/2 आपका उत्तर आ गया। बेसिक था ना, आसान। तीसरा मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। आपको बोला कि साइन 135 डिग्री आपको निकालना है। 2-3 तरीके हैं, लगा देता हूं। मैं दूसरे तरीके से करता हूं, आपने दूसरे से करा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, cos ऑफ 180 माइनस 45, 180 में से 45 घटेगा तो यही आएगा। अभी cos 180 माइनस, धनात्मक चिन्ह उपयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा, धनात्मक चिन्ह उपयोग हो रहा है आपका, और आपने कहा क्लॉकवाइज चलूंगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलना पड़ेगा। और मैंने कहा जब घड़ी की सुई की दिशा में चलते हो तो आप लोगों का साइन वहां पे आ रहा है। जब पाई यूज होता है तो साइन ही लगाएंगे ना इसको। यहाँ साइन पॉजिटिव है यानी धनात्मक उत्तर आएगा। और जब 180 आता है तो मैंने बताया था 180 में परिवर्तन नहीं होता, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। आपने कहा इसका उत्तर क्या होगा, साइन 45, यानी उत्तर आ जाएगा 1/√2। तो पहले 3 मैंने आपके साथ चर्चित कर लिए। अगले पर चलता हूं। अगला कहता है बेटा आप लोगों को cos 150 डिग्री निकालना है। क्या मैं लिख सकता हूं cos 150 को cos ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री? हाँ। और मैंने कहा अभी ग्राफ में देखो, माइनस का मतलब आप ऊपर जा रहे हैं। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में चलोगे तो ऊपर दूसरे चतुर्थांश में पहुंचोगे। ध्यान से सुनो, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है ना, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो आपने कहा दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, यानी ऋणात्मक उत्तर आएगा। आपने लिखा माइनस cos 30 डिग्री, उत्तर आ जाएगा -√3/2, उत्तर आ गया। ठीक, इसके बाद अगला आता है साइन 270। पांचवा आपके पास आ रहा है मेरे बच्चे साइन 270। तो मेरे बच्चे ने कहा साइन 270 कैसे निकलता है, ये तो बहुत आसान है, मतलब इसमें तो दुविधा ही नहीं है। आपने कहा आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 90, लिख तो सकता हूं सर। मैंने कहा साइन 180 प्लस 90 है, 180 प्लस यानी जब धनात्मक चिन्ह है तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तीसरे चतुर्थांश में आप पहुंच जाओगे। और तीसरे चतुर्थांश में तो साइन ऋणात्मक होता है। आपने कहा मेरे बच्चे ऋणात्मक चिन्ह के साथ साइन 90 लिख सकता हूं, यानी इसका उत्तर आएगा -1। ठीक, इसी के साथ आगे मेरे पास आता है छठा, जिसमें cos 270 निकालना है। ये देख लीजिए क्वेश्चन। तो cos 270 के लिए भी मैं दूसरा मेथड अपनाता हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 360 में से 90 घटा दो तो 270 आएगा। आपने कहा cos में 360 में से 200 घटाने, घटाने का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चलोगे ना, ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है देखो। और चतुर्थांश कौन से वाला, चौथे वाला, इसमें cos पॉजिटिव। यहां पर आओगे आप चौथे चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है। आपने कहा धनात्मक चिन्ह के साथ क्या मैं लिख सकता हूं cos 90, उत्तर आ जाएगा 0। यानी मेरे बच्चे cos 270 की मात्रा 0 होती है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे की मेरी बात आती है बेटा कि दूसरा प्रश्न आपके लिए लेकर आया हुआ है कि आपको बोला गया है यदि आपके sec की मात्रा 5/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। बहुत आसान है। मैंने आपको यहाँ पर कौन से वाला तरीका बताया था, आपको मैंने कहा था कि हमेशा बेटा ट्रायंगल मेथड आपको यूज करना है। आपको त्रिभुजाकार नियम का उपयोग करना है अगर आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो को सॉल्व करना चाहते हैं। आपको प्रश्न में दिया गया है कि आपका सेक थीटा जो है वो 5/3 है। देख लो, आपको बोला अन्य सभी अनुपात का ज्ञात करिए। सेक थीटा 5/3 है और मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चे, आपको पढ़ाया गया था,
सेक थीटा और कुछ नहीं, सेक थीटा होता है आप लोगों का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी आपका कर्ण अपॉन में आधार। ये आप लोगों का सेक थीटा का फॉर्मूला है, पढ़ा चुका हूं। मान लो थीटा ये है, आधार कौन सा हो गया ये, यानी आधार 3 हो गया और कर्ण हो गया 5, यानी लंबवत कौन सा हो गया 4 हो गया। मैंने आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी, पहले सेशन में ही पढ़ाया था। आपका पाइथागोरस थ्योरम कौन सा बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मैंने कहा एच 5 है ना, इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, यानी पी की मात्रा आ जाएगी 4। ये तो मेरे बच्चों को सबको पता है। आपको पता लगा आपके कर्ण का मान आ रहा है 4। अब सबसे पहले निकालता हूँ साइन थीटा, जिसमें लंबवत अपॉन कर्ण आता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आपने कहा परपेंडिकुलर तो 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। आपने कहा बेटा आपके पास अगला आता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आधार 3 है, कर्ण 5 है। आपने कहा टेन थीटा, फॉर्मूला आता है लंबवत अपॉन आधार। मैंने कहा लंबवत 4 है, आधार 3 है। उसके बाद मेरे बेटा आपके पास कौन सा बचा, आपने कहा आपको निकालना है कॉट थीटा। मैंने कहा ये होता है 1 अपॉन टेन थीटा। खत्म, सॉल्व करा, उत्तर आ गया 3/4। आपके पास आ गया कॉसेक थीटा, ये क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। जस्ट उसका रेसिप्रोकेट आपको करना है, उल्टा कर दो। उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कितना बेटा 5/4। सारे अनुपात आपने निकाल लिए। सबसे आसान तरीका एक ही है, जिसको कहते हैं त्रिभुजाकार नियम, सबसे आसान बताऊंगा चीज, ठीक है। चल अगला मेरे पास आता है बेटा, मैंने आपके साथ त्रिकोणमिति की दी गई शीट को डिस्कस कर लिया, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। इन 2 क्वेश्चन को करने के बाद एक आत्मविश्वास की लहर आती है। अगला मेरे पास आता है जिसको कहते हैं समाकलन। समाकलन के हर प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा, आपको सिर्फ मुझे देखना है और अपने आप को चेक करना है और कुछ नहीं, ठीक है। पहला प्रश्न आपको कह रहा है बेटा, समाकलन में आपको बता चुका हूं, मैं आपको नियम एक बारी दोबारा से डिस्कस करता हूं। इसका नियम होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। जो भी पावर होती है, अगर आपका फलन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो उसका अवकलन होगा n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है ना। चलो पहले वाले प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7/2। देख लो, आपको इसका अवकलन करना है, तो बहुत आसानी के साथ मेरे बच्चों ने लिखा dy बाई डी एक्स क्या होगा 7/2 आगे आ गया, और x की पावर 7/2 माइनस 1, यानी उत्तर आ गया x 7/2 x की पावर 5/2। खत्म। दूसरा आपको मेरे प्यारे बच्चे यहां दे रखा है x की पावर -3। बहुत आसान है, मैंने कहा dy बाई डी एक्स क्या आ गया -3 आगे आ गया, x की पावर -3 माइनस 1, यानी -3 x की पावर -4, उत्तर आ गया। तीसरा मेरे बच्चों को दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स। बहुत आसान, आपको बोला dy बाई डी एक्स क्या होगा। खत्म। आपको ये पता होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स 1 होता है, x का 1 होता है। कैसे, x की पावर 1 है ना, आपने कहा 1 - 1 0, और x की पावर 0 क्या होता है 1, तो उत्तर आ गया 1। आसान था ना। अगला आपको दे रखा है x की पावर 5। अगला लंबा है, थोड़ा सा लेकर चलते हैं, आसान है वैसे तो। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 3 4 2 7, एक्स की पावर 3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 7, ऐसा है, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालना बहुत आसान है। मैंने कहा x की पावर 5 का क्या होगा, 5 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई। ठीक इसी तरीके से 3 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई। ठीक इसी तरीके से आधा आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, आधा -1। और मैंने बताया था कि अचर मात्रा का अवकलन 0 होता है। ये अचर है ना लास्ट में, का अवकलन 0 बेटा। आपने सॉल्व करा 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस, ये काटोगे यहां से इसको तो बचेगा 2 इंटू एक्स की पावर -1/2, यानी उत्तर आ रहा है 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 2/√x। ये आपका उत्तर है।
समझ आ गया मेरे बेटे? बहुत आसान था। अगला मैंने कहा 5x 6 3 2 9x। अगला आपको दे रखा है प्रश्न y इज इक्वल टू 5x x की पावर 5। एक मिनट। y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 x की पावर 3/2 प्लस 9x। अवकलन करो। बहुत आसान है इसका अवकलन, तो अब तो मतलब सारे ही कर लोगे। 5 x की पावर 1 कम हो जाएगी, 6 इंटू जो पावर है वो आगे आ गई, x की पावर 1 कम कर दो, प्लस 9। और मैंने बताया था अगर खाली x है तो x का अवकलन 1 होता है। मैंने कुछ लिखा ही नहीं, बस 1 लगा दिया। आपने कहा 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस, सॉल्व करूंगा 9 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 9। खत्म, ये उसका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न आपको क्या कहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जरा देखते हैं इसको भी क्या है ये। अगला प्रश्न आपको कह रहा है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने कहा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ए एज इट इज, एक्स की पावर आगे आ गई और ए एक्स की पावर कम हो गई। और मैंने कहा कि x अगर खाली x है तो उसका अवकलन 1 होता है। और c क्या है? अचर मात्रा है, नियतांक है, और नियतांक का अवकलन तो 0 होता है। बेटा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा 2ax प्लस b इसका उत्तर है। ठीक इसी तरीके से अगला दे रखा है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है बेटा 3x की पावर 5 y इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 5x माइनस 1/x। ये आपका अगला प्रश्न है। आपको दे रखा है x की पावर 5 इंटू 3 माइनस 3x माइनस 1/x। आपको अवकलन करना है। dy बाई डी एक्स करता हूँ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। 5 आगे आ गया, x की पावर 1 कम होके 4 बन गया, और यहाँ -3 हो गया, क्योंकि x का अवकलन तो 1 होता है। लेकिन इसको सॉल्व करना बनता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? माइनस एक्स की पावर -1 था, तो इसका अब क्या होगा जरा गौर देना। यहां पर आपको ये दिख रहा है एक्स की पावर -1 था, उसका -1 आगे आ जाएगा, उसका -1 आगे आ जाएगा, इसका -1 आगे आ गया, और एक्स की पावर -2 हो गया, एक कम हो गया। आपने कहा बहुत सही है। जब उत्तर लिखूंगा तो 15 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3 प्लस, आप देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। दो माइनस को गुणाफल करोगे तो धनात्मक चिन्ह आता है। आपने कहा इसका उत्तर x की पावर -2, यानी सॉल्व करने पे लिखा 15 x की पावर 4 प्लस 1/x² माइनस में 3। ये आपका उत्तर आपको देखने को मिल गया। बहुत आसानी के साथ मैं कर रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, ये रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि क्वालिटी चेक करने के लिए हम 2-3 दिन रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम लाइव आ जाएंगे आपके साथ। और लाइव आएंगे ना तो भरपूर तरीके से आएंगे, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को पहले ही बताया था कि बेटा मैं आपके साथ यूट्यूब पर ज्यादा समय के लिए बनने वाला हूँ। हाँ, मैं अपने डेली सेशंस आपके बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे देश के बच्चे नीट को अच्छे से क्वालिफाई करें। समझे? समझे ही नहीं, फिजिक्स को जहन में नहीं शरीर में उतारे, ताकि इस स्तर पर भौतिक विज्ञान में महारत हासिल हो, आगे चलकर नाम करो अपना भी और मेरा भी और माँ बाप का भी और देश का भी। जरूरी है बेटा ये। ये प्रश्न समाप्त हुआ। पहला प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस करा बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगला मेरा क्या कहता है दूसरा प्रश्न, यदि आपको f गिवन है t² प्लस 5t प्लस 3, तो आपको ds बाई dt का ज्ञात करना है। बहुत इजी, करते हैं जल्दी जल्दी से। मैंने कहा आपको प्रश्न में कह रहा है f इज इक्वल टू 5t² प्लस 2t प्लस 3। ये आपको प्रश्न गिवन है, आप देख सकते हैं t² प्लस 5t प्लस 3। तो आपको इसका अवकलन ज्ञात करना है। आपको ये कह रहा है, बहुत इजी है। मतलब अभी तक तो मेरे ख्याल में सभी बच्चों ने कर भी लिया होगा।
तो मैंने कहा अभी आप इसको t के साथ अवकलित करिए, पहले x के साथ कर रहे थे, अब t के साथ अवकलित करो। मैंने डायरेक्टली लिख दिया बेटा 2t + 5। मेरी ख्याल में बने हुए सभी छात्रों को समझ आ गया, जरूरी है। अगला प्रश्न आपको क्या कहता है, आपको बोल रहा है यदि s = ut + ½ at का स्क्वायर है तो ds/dt का मान ज्ञात करो। मतलब क्या है ये, आपको पता लग गया? ये आपके गतिकी का दूसरा समीकरण है। अरे ये आपके गतिकी का दूसरा समीकरण है, सेकंड इक्वेशन है बेटा ये। चलो इसका समीकरण अभी आ गया, तो इसका अवकलन किस तरह से होता है जरा उसको भी देख लेते हैं। मैंने कहा बेटा s = ut + ½ at का स्क्वायर है, आपको ds/dt ज्ञात करना है। आपने कहा भाई u तो नियतांक है ना, तो u तो एज इट इज, और t का अवकलन t1 हो गया है ना, हाफ a नियतांक है, 2t लिख सकता हूँ, एक 2 आगे आ गया, t की पावर 1 कम हो गई। मैंने कहा मेरे बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो u प्लस में at आपका नियतांक ये बन जाएगा। आपको समझ आ रही है जो मैं कहना चाहता हूँ? बच्चों वाली बात थी, क्लियर हो गई, ये u + at आपका आंसर आ गया। ठीक इसी तरीके से अगला प्रश्न क्या कहते हैं, गौर देंगे। शाही के धब्बे का क्षेत्रफल समय के साथ, गौर देना मैं क्या कह रहा हूं, शाही के धब्बे का क्षेत्रफल समय के साथ निम्न संबंध द्वारा बढ़ रहा है। किसी पेपर पर जब हम इंक की ड्रॉप डालते हैं तो इंक फैलती है, कपड़े पर फैलने लग जाती है ना, तो वो किस रेट के साथ बढ़ रहा है, वो रेट आपको गिवन है, a = 3t² + 7 cm², ये गिवन है। आपको कह रहा है 5वें सेकंड पर क्षेत्रफल में वृद्धि का दर कितना होगा वो बताओ। 5 सेकंड बाद उसके क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर के साथ आ रही है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन एरिया यू नीड टू कैलकुलेट। जरा देखते हैं बेटा ये प्रश्न क्या कहता है, वैसे तो बहुत इजी लग रहा है मेरे को, जरा देखेंगे। आपको बोला गया है बेटा a = 3t² + 7, ये आपको गिवन है, और आपको कह रहा है 5 सेकंड पे आपको इसका da/dt निकालना है। आपको बोला एट t = 5 सेकंड पे इसके क्षेत्रफल में वृद्धि किस प्रकार आ रही है वो बताओ। बहुत आसान, मेरे बेटे ने लिखा da/dt = 3 as it is 2 × t, और 7 तो नियतांक है, नियतांक का अवकलन तो 0 होता है, हटा दो। मैंने कहा da/dt कितना आ रहा है बेटा, 6 × t, और t का मान गिवन है 5, 5वें सेकंड पर निकालना है ना। आपने कहा इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आ रही है, उसका दर कितना हो जाएगा, 6 × 5 यानी 30। आसान था, क्लियर हो गया बेटा। आगे क्या आता है जरा उसको देखते हैं। ये प्रश्न आपको पूरा दे नहीं रखा, इसको मैं छोड़ देता हूं, ये पूरा नहीं दे रखा, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे नजर आ रहा है कि ऊपर वाले प्रश्न से मिलता जुलता है, तो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेकर आता हूं बेटा। अब इन सभी के आपको अवकल गुणांक ज्ञात करने हैं, यानी यू नीड टू डिफरेंशिएट इट, इनकी अवकलित मात्रा का ज्ञात करना है। तो एक एक करके मैं सारे लिखता हूं। मैंने आपको तमाम नियम बताए थे, मुझे उम्मीद है वो नियम याद होंगे। x - 1 × 2x + 5 एक आपको फलन गिवन है, इसका अवकलन कर। देखो बेटा मैंने गुणांक नियम बताया था कि जब दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पहली एज इट इज दूसरे वाली का अवकलन प्लस दूसरी एज इट इज पहले वाली का अवकलन, ये बताया था। ठीक इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि आप लोगों का जब कोई क्वांटिटी आपस में डिवाइड होती है, यानी जब उनका भागफल होता है, तो ऊपर वाली दूसरी नीचे वाली पहली मानते हैं। पहली एज इट इज दूसरे वाली का अवकलन माइनस दूसरी एज इट इज पहले वाली का अवकलन अपॉन में नीचे वाली का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताई थी, मुझे याद है, और उम्मीद भी है कि तुम्हें भी याद होगी। तो चलो इनका यूज करके आगे चलता हूँ, इनको मिटा रहा हूँ, ठीक है। बात आती है बेटा dy/dx अगर आपको निकालना है, मैंने कहा पहले वाली को एज इट इज रखा, दूसरे वाली का अवकलन आएगा 2, आप सभी को करना आता है। अब मतलब आप कर सकते हो क्योंकि नियतांक का अवकलन तो 0 है, इसका अवकलन करना है x के साथ, 2 आएगा भाई। दूसरे वाली आपने एज इट इज रखी,
पहले वाली का अवकलन आएगा 1, तो इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 2x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 5। सॉल्व करा बेटा 4x प्लस 3 आ रहा है, ये उसका उत्तर है। आपका पहला उत्तर निकाला जिसमें आप अवकलन के नियम लागू कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि पहला अच्छा गया, आगे भी आपके अच्छे जाएंगे। जिसका गलत था चेक करना बेटा। और एक चीज, वीडियो खत्म हो ना, वीडियो खत्म हो तो वीडियो के लास्ट में थैंक यू लिखा करो, अच्छा लगता है। दूसरी बात, आज आपको ये बताना है वीडियो में कमेंट करके लास्ट में कि आप लोगों के कितने गलत हुए थे, क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जिस पात्र को असल में मैं उस स्तर पर ले जाने चाह रहा हूं, क्या वो पात्र स्तर पर टिकने लायक है कि नहीं, और अगर वो टिकने लायक नहीं है तो किस तरह मैं उसको बना सकता हूं। तो मुझे एक एक चीज तुम्हारी पता होनी चाहिए कि तुम्हारे भौतिकी स्तर में क्या चल रहा है, अभी तुम्हारे भौतिक विज्ञान का कौन से स्तर पर तुम खड़े हो, पता होना चाहिए, जब भी तो तैयारी उसी के अनुसार चलाऊंगा। समझ रहे हो ना। इसीलिए बेटा आपको वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में ये जरूर लिखना है तुम्हारे कितने गलत थे, चाहे सारे गलत हो तो भी घबराना नहीं, लिख देना जरूर से, ठीक है। क्योंकि ना मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सनल गाइडेंस है, जीवन में कुछ भी कर लो लेकिन अपने माँ बाप से, अपने गुरु से और अपने शिक्षक से जिंदगी में कभी कुछ छुपाना मत। क्योंकि माँ बाप और गुरु आपको खाई में से उठाकर भी बचा लेते हैं, लेकिन शिक्षक जो होता है ना, वो आपको उस मार्ग पर लेकर जाता है जो मार्ग कभी खाई की तरफ जाता नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, गुरु और माँ बाप और शिक्षक, इन तीनों से जिंदगी में कभी कुछ छुपाना मत, जो है सत्य बोल देना, क्योंकि ये आपका बुरा कभी नहीं चाहिए। तो आप जरूर बताना, क्या बेटा। चल आगे चल। अगला प्रश्न आपको कह रहा है 1/2x प्लस 1। अभी प्रश्न आपको क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों लगा देता हूँ। या तो आप इसके उस नियम को लागू करिए जो डिविडेंड रूल बताया था, जो विभाजित चीजें हो रही थी, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, आप इसमें क्या करेंगे, आपने कहा आप इसमें रूल लगाएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, dy बाई डी एक्स की मात्रा का ज्ञात करा तो पहला एज इट इज, और दूसरे वाले का अवकलन आएगा 0, क्योंकि ऊपर वाली मात्रा क्या है, अचर है, नियतांक है, माइनस दूसरा एज इट इज, और पहले वाले का अवकलन आएगा 2 अपॉन, उत्तर आ रहा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मजा आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका उत्तर। ये तो हो गया बेटा इसका पहला तरीका, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं अभी आपके साथ मेथड नंबर 2 डिस्कस करता हूं। एक रूल आता है अवकलन के अंदर, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है बेटा चेन रूल। और चेन रूल आपको क्या कहता है, चेन नियम आपको बताता क्या है, गौर देंगे। चेन नियम आपको कहता है आपको तब तक अवकलित करते जाना है, तब तक अवकलित करते जाना है जब तक आप कर सकते हो। जब तक आप तह तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको अवकलन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ये असल में आपको आपका चेन रूल बताता है। मैंने कहा बेटा मैं आपको बताता हूँ, इसी उदाहरण के माध्यम से कहता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 की पावर -1। हाँ सर लिख तो सकते हो, दुविधा नहीं है। हाँ मैंने कहा बेटा आप इसका अगर अवकलन करना चाहते हो, मैंने कहा मैं इसी में dy बाई डी एक्स का ज्ञात करना चाहता हूं, तो किस प्रकार का। आपने -1 आगे कर दिया और 2x प्लस 1 की पावर को 1 घटा दिया, घटा दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां तक तो बहुत आसानी के साथ एक एक चीज मैंने आपको बताई, लेकिन यहां पे समाप्त नहीं हुआ। चेन रूल आपको यही बताता है कि तब तक आपको अवकलन करते जाना है जब तक कि आप तह में नहीं पहुंच जाते, तब तक करते जाओ। आप किसके साथ अवकलन कर रहे हो मेरे बच्चे, आप कर तो x के साथ रहे हो, गौर दो, आप x के साथ अवकलन कर रहे हो ना, तो आपको तब तक अवकलन करना है जब तक कि लास्ट में x
का अवकलन नहीं हो जाता। ध्यान दो मेरे शब्दों पर, मैंने कहा तब तक अवकलन करना है जब तक लास्ट में x का अवकलन ना कर दो। अभी तुमने पूरे फलन का अवकलन कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे आपको दिख रहा है कि इसके अंदर आपका x भी है, उसका भी अवकलन करो, अंदर की मात्राओं का भी अवकलन करो। और जब अंदर की मात्रा का अवकलन करोगे तो यहां पर 2x का अवकलन होगा 2 और 1 का अवकलन 0, क्योंकि वो नियतांक है। आपने यहां पर x के साथ लगी मात्रा का भी अवकलन कर दिया, जो खुद x था उसका भी अवकलन कर दिया अब आपने। तो चेन रूल एक ही बात कहता है, तब तक करते रहो, तब तक करते रहो जब तक x का अवकलन ना हो जाए। कर दिया, पूरे फलन का करा, पहले ऊपर की परत का अवकलन करा, 2x + 1 का अवकलन कर दिया। अब 2x + 1 के बाद x भी तो है भाई, उसका भी तो करोगे ना, तो आपका उत्तर आ गया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि आपका आंसर आ रहा है -2 × 2x + 1 की पावर -2, जो कि और कुछ नहीं ऊपर वाले उत्तर से ही मैच कर। तो आपको समझ आया कि आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो, तो मतलब आसान रहेगा। आगे चलते हैं बेटा, अगला प्रश्न आपको कहता है, अगला प्रश्न आपको कहता है 3x + 4 अपॉन में 4x + 5, ये आपका y है, आपको इसका अवकलन करना है। देखो इसमें तो आप विभाजन, इसमें तो दिक्कत नहीं है। विभाजन नियम आपको क्या कहता है, आपको बोला पहला तो आपको एज इट इज रखना है, दूसरे का अवकलन आएगा 3x + 4 का अवकलन 3 आएगा माइनस, दूसरा आपको एज इट इज रखना है, पहले वाले का अवकलन आएगा 4 अपॉन में बेटा नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का वर्ग कर दो, खत्म। आपने कहा जब इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर आएगा 12x + 15 माइनस में 12x - 16 अपॉन में 4x + 5 की पावर 2। मैंने इसको सॉल्व करा, देखो 12x से 12x कट गया, उत्तर आ रहा है -1 अपॉन 4x + 5 की पावर 2। तो स्पष्ट तौर पे आपको इसका उत्तर पता लग गया और आप कर भी सकते हैं, या इसको मैं दूसरी भांति भी लिख सकता हूं। दूसरा भांति आपको कैसे बताएगा, -4x + 5 की पावर -2। तो मतलब इस प्रकार भी इसको दर्शाया जा सकता है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न आपको क्या कहता है, x² अपॉन x³ + 1, इसको भी करते हैं। अगला प्रश्न आपको कहता है बेटा x² अपॉन x³ + 1, ये आपका एक फलन है, आपको इसका dy/dx निकालना है। तो मैंने कहा पहला एज इट इज x³ + 1 एज इट इज, और इसका अवकलन -2x माइनस में x², दूसरे वाले का आ जाएगा 3x²। मेरे सभी बच्चों को समझ आ रही है अभी, मतलब मेरे को एक एक स्टेप बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अपॉन में मेरे बच्चे x³ + 1 का होल स्क्वायर, आसान था। मैंने कहा आप इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 4 + 2x माइनस 3x की पावर 4, आप इजी देख सकते हैं, अपॉन x³ + 1 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे मैं इसको लिखूंगा ऊपर सॉल्व करने के बाद, 2x माइनस x की पावर 4 अपॉन x³ + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ गया, आसानी के साथ आपने निकाल दिया। तो यहां पर मैंने सभी बच्चों को अवकलन का अपने सभी बच्चों को अवकलन का सारे प्रश्न बता दिए, और आपने खुद से भी चेक किए होंगे कि आपकी गलती कहां हो रही थी और आप कहां सही कर सकते थे। ठीक है, चलो अभी मेरे पास आगे बात आती है, देखो समाकलन अवकलन मैंने उल्टा लिख दिया, पहले समाकलन लिख रखा था, अब अवकलन लिख दिया, कोई बात नहीं, वो मतलब आप समझदार हैं, कर लेंगे। अभी मैं सभी बच्चों के साथ समाकलन की विशेष बातों को चर्चित करना चाहता हूं, जरा इनकी बातों को लेकर चलते। सबसे पहला ही प्रश्न आपके पास आ रहा है बेटा कि आपको x की पावर 15 का समाकलन करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का नियम आपको बता चुका हूं मैं, अगर x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, एक पावर बढ़ जाती है और पावर बढ़ने के बाद विभाजित उसको करती है। तो मैंने कहा भागफल में आ जाएगी, वो तो दिक्कत नहीं है, x की पावर 15 + 1 अपॉन
15 प्लस 1 यानी आपका उत्तर क्या निकलेगा बच्चे, x की पावर 16/16। दूसरा प्रश्न आप ही लोगों को क्या कहता है, यहाँ पर आपको दूसरे प्रश्न में बोला x की पावर -3/2 का समाकलन आपको करना है। माइनस एक्स की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस, जब मैं इसका उत्तर निकालूंगा बेटा तो मुझे क्या मिलेगा, आपको पता है 1/2 आ जाएगी, वो तो दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर -1/2 और ऊपर आ जाएगा 2 माइनस। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतनी गणित मेरे बच्चों को आती है कि मुझे स्टेप बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते, गलती लगे तो देखो। तीसरा आपको बोला 3x की पावर -7, तीसरे में आपको बोला बेटा y इज इक्वल टू 3x की पावर -7 प्लस x की पावर -1, ये है, ये मैंने कराया भी था क्लास में आपको, मुझे उम्मीद है आता होगा जब से। जरा इसको मैं लेकर चलता हूं, मैंने कहा 3 इंटू एक्स की पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1, लेकिन आप x की पावर -1 को लिख सकते हो 1/x, आ गई बात दिमाग में। और 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। आपने लिखा बेटा इसका उत्तर है log x। क्या आ रहा है, आपने लिखा -3/6 x की पावर -6 प्लस log x, यानी बेटा -1/2 x की पावर -6 प्लस log x आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलो आगे आपको कह रहा है √x प्लस, अगला अगला प्रश्न क्या कह रहा है मैं लिख देता हूं। चौथा आपको कह रहा है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर सॉल्व करो। सबसे आसान तरीका एक ही है, x² 2 प्लस log x, 1/x का log x होता है प्लस 2x। मैंने आपको बताया, ये भी बताया था कि जब एक होता है किसी नियतांक का समाकलन क्या होता है, वो नियतांक इंटू एक्स, खत्म। कैसे आता है पता है, मेरे बच्चे को पता है सब। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न मेरे बच्चों को कहता है x प्लस 1/x का मतलब अब तो आप बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। पांचवा मेरे बच्चों को कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x dx। तो नियतांक तो कोई भी नहीं है इसमें, x का समाकलन x² 2, 1/x का आ जाएगा log x, खत्म। बहुत आसान था। अगला भी आसान है, जरा मैं दिखा देता हूँ। छठे में मेरे बच्चों को लिखा गया है कि आपका गिवन है a/x² प्लस b/x, इसका नियतांक ये a और b जो है ये नियतांक है, इसका समाकलन करो। बहुत आसान है मेरे बच्चे, मैं लिख सकता हूँ a इंटू एक्स की पावर -2 प्लस b/x। मैंने कहा अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a इंटू एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस b/x। अच्छा, b इंटू 1/x होता ही है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मेरे बेटे, जरा गौर दे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/x, और 1/x का नियतांक होता है log x। तो बेटा आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं ना, -a इंटू एक्स की पावर -1 प्लस b log x, इसका उत्तर है। मतलब स्पष्टीकरण के साथ आपको एक एक बात यहाँ नजर आ रही है और आप इसको देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात आती है, अब ये सारे प्रश्न मैं आपके साथ चर्चित कर चुका हूं और एक एक चीज आपने भी चेक करी होगी कि आपके कितने सही कितने गलत। अब ये कौन से वाला समाकलन था, ये मेरे प्यारे बच्चे अनिश्चित समाकलन था, ये और कुछ नहीं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स था। अब एक ही विशेष टॉपिक आपके साथ बचा है जिसको कहता हूं निश्चित समाकलन। तो अब मैं आपके साथ बेटा निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने वाला हूं।
डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने से पहले आपको इसका नियम एक बारी मैं याद दिलाना चाहता हूं। जैसे आपके पास एक फलन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, मैंने लिखा इसका आपका समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ए से बी तक अगर ये है तो आप इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं बेटा? आपने कहा कुछ नहीं, अब तो बहुत आसान है, x की जगह पे एक बारी b पुट कर देता हूं, माइनस x की जगह पे a पुट कर देता हूं, काम खत्म। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसका नियम आपको आना चाहिए, मुझे उम्मीद है आ जाए। पहला ही प्रश्न लेकर आता हूं। पहले आपको कह रहा है जी एम छोटा m अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, समाकलन करो कहां से कहां तक, r से लेके इंफिनिटी तक। बेटा g बड़ा m छोटा m ये सारे नियतांक है, नियतांक का अलग से समाकलन नहीं करते। आपने कहा असल में आप इसको स्पष्ट तौर पे ऐसे लिखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन आप सभी को करना है। आपने कहा जी एम छोटा m एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 r से लेके इंफिनिटी तक। सॉल्व करूंगा बेटा, जी एम एम इसका समाकलन क्या आ रहा है? आपने लिखा बेटा -1 इंटू एक्स की पावर -1 r से इंफिनिटी तक, आप सभी को करना है। मैंने कहा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा जी एम एम बाय एक्स, कहां से कहां तक, r से इंफिनिटी तक। अब आपके लास्ट का स्टेप आपको क्या कहता है, गौर देना, आपको एक बारी इंफिनिटी रखना है, एक बारी r रखना है। मैंने कहा जी एम एम बाय इंफिनिटी माइनस में माइनस जी एम एम बाय r, एक बारी r की एक बारी x पे इंफिनिटी रखा माइनस करा, एक बारी फिर x की जगह पे r रखा। अब मेरे को एक बात तो पता है कि ये जो अनिश्चित मात्रा होती है अगर ये किसी के नीचे लग जाए तो वो शून्य हो जाता है, पढ़ा था आप सभी ने। मैंने कहा ये शून्य हो गया और ये ऋणात्मक ऋणात्मक मिलकर धनात्मक बन गए, उत्तर आ रहा है जी एम एम बाय आर। ये और कुछ नहीं बेटा, आपके आने वाले समय में छोटी सी डेरिवेशन कहलाएगी जब आप गुरुत्वाकर्षण मुझसे पढ़ोगे। आसान, क्लियर है? चल अगला ही प्रश्न आपको क्या कहता है, अगला प्रश्न आपको बोल रहा है यहां पर कि माइनस के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, समाकलन करना है R1 से R2 तक। बहुत आसान है। आपने कहा बेटा माइनस के Q1 Q2, सर इनको बाहर लिखो और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इसका समाकलन आएगा माइनस ऑफ एक्स की पावर -1। कैसे सर, इतनी जल्दी कैसे कर दिया आपने? क्या आप सभी बच्चे ये चाहते हैं कि जो मैंने अभी तक लिखा उसको दोबारा लिखूं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। आपको पता है एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है -1 इंटू एक्स की पावर -1 डायरेक्टली। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने सबने लिखा k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन एक्स। अब ये माइनस माइनस मिलके धनात्मक चिन्ह बन जाएंगे, ये R1 से R2 तक गया, इसका काम हो जाएगा। मेरे बच्चे क्या मैं लिख सकता हूं k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन R2 माइनस k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन R1, खत्म। ये इसकी समाकलित मात्रा बन जाएगी और इसका उत्तर क्या देखने को मिलेगा, k क्यू वन क्यू टू अपॉन 1/R1 R2 माइनस 1/R1, खत्म। ये इसका स्पष्ट तौर पे उत्तर आपको देखने को मिल रहा है, हो गया। ठीक है, चल अगला लेकर आता हूं। अगले में आपको कह रहा है तीसरा प्रश्न, m इंटू वी इंटू डीवी है, u से लेके v तक आप इसको समाकलित करना चाहते हो। आपने कहा m अपने आप में नियतांक है, बाहर लिखो, लेकिन अंदर क्या बचा, v इंटू डीवी, u से लेके v तक समाकलित करना है। आपने कहा बेटा जैसे x इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है, आप सभी को पता है x की पावर 2/2 होता है। ठीक इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं, इसका समाकलन आ जाएगा v²/2 u से v तक। मेरे बेटा जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या बनेगा मेरा उत्तर, v² माइनस u² इंटू m/2, खत्म हो गया। क्या दिक्कत है?
मतलब इसका उत्तर आपको स्पष्ट तौर पे देखने को मिल रहा होगा, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को आ गया। अगला ही प्रश्न लेकर आता हूं। अगला प्रश्न आपको कहता है यहां पर, तो था एक्स की पावर -12 है, आपको सॉल्व करना है 0 से इंफिनिटी तक, शून्य से लेके अनिश्चित मात्रा तक इसको समाकलित करिए। तो मेरे बच्चे मैं लिख सकता हूं +1/1 कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक। मैंने लिखा बेटा यहां आएगा x की पावर 1/2/1/2, 0 से इंफिनिटी तक। मैं इसको स्पष्ट तौर पे लिख सकता हूं 2 इंटू रूट एक्स, 0 से इंफिनिटी तक। यही चल रहा है आप लोगों का। आपने पुट करा 2 इंटू रूट इंफिनिटी माइनस में 2 इंटू रूट 0। अब देखो ये मात्रा तो शून्य हो गई, ये मात्रा तो शून्य हो गई, इसमें तो शक ही नहीं है। लेकिन रूट इंफिनिटी अनिश्चित मात्रा का जब मैं वर्गाकार करता हूं तो असल में वो भी अनिश्चित मात्रा ही आती है। आप कह सकते हो ये भी बेटा इंफिनिटी ही है, ये भी अपने आप में आपको इंफिनिटी नजर आएगा। तो इसका उत्तर इंफिनिटी यानी अनिश्चित मात्रा आपके प्रति आए। ठीक है, चल अगला मेरे पास आता है बेटा 5वां। आपको बोला गया कि 0 से लेके π/2 साइन एक्स का आपको समाकलन करना है। समझ में आ रही? मैंने कहा अब कह सकता हूं साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। आपने लिखा मेरे बच्चे माइनस कॉस एक्स, और कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। मेरे बच्चे ने कहा माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस कॉस 0। अरे कुछ नहीं है, एक्स की जगह π/2 और 0 लगा रहा हूं, और बीच में मेरे प्यारे बच्चे आपका ऋणात्मक चिन्ह तो आएगा। कॉस 90 शून्य होता है, माइनस माइनस कॉस 0 कितना होता है बेटा, आप सभी को पता है सर 1 होता है। आपने कहा कॉस 0 1 होता है, इसका मतलब इसका उत्तर आ रहा है 1। खत्म, इजी था ना। आगे बात आती है मेरे बच्चे, एक और प्रश्न आपके लिए। अब कह रहे हैं कि आपको निकालना है कॉस एक्स का। अब प्रश्न में कह रहे हैं 0 से लेके 90 तक कॉस एक्स का समाकलन करिए। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? आपने कहा साइन एक्स, तो दिक्कत तो नहीं है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। कहां से? 0 से 0 तक। मैंने कहा 0 से 90 तक। एक बारी मैंने लगाया साइन 90 माइनस साइन 0, जब मैं इसको लिखूंगा तो 1 आएगा। साइन 90 1 होता है ना, साइन 0 तो 0 होता है तो कट गया, साइन 90 की मात्रा 1 होती है। आपका उत्तर आपके पास आ गया। एक प्रश्न और आता है, जरा अब देखते हैं। अब आपको कह रहा है बेटा, आपके पास अब की बार प्रश्न है कॉस एक्स का ही करना है, लेकिन -90 से 90 तक करो। बहुत आसान है, लेकिन मैं इसमें आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, मतलब एक ऊंचे स्तर पर लेकर जाऊंगा। मैं बता चुका हूं, बस उसका उपयोग लेऊंगा। ठीक है, मैंने कहा इसका समाकलन तो साइन एक्स ही होगा, -90 से +90 तक। आपने कहा बेटा क्या मैं लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2। अब x की जगह -π/2 आ जाएगा, जब सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 1। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट का देखेंगे आप। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऑड और इवन फंक्शन के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि x की जगह अगर -x पुट करते हो तो आपका y जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऑड होता है। और अगर x की जगह -x पुट करूंगा मैं, तो मेरा जो y है वो कैसा रहने वाला है, धनात्मक रहने वाला है, वो इवन कहलाता है। बेटा साइन x जो है ना अपने आप में ये कैसा फंक्शन है, ये आपका ओड फंक्शन है। साइन एक्स ओड फंक्शन है, और साइन -x होता है माइनस साइन एक्स। आपको ये बात याद होनी चाहिए, साइन -x होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस -x आपका होता है कॉस एक्स। ये छोटी छोटी बातें जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं, ये आप साथ के साथ जहन में बिठाएंगे, आपके भौतिक क्षेत्र में इनका उपयोग 2-3 जगह आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से नीट में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये माइनस साइन 90 हो जाएगा, माइनस साइन 90 का मतलब -1।
माइनस साइन 90 हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन एक्स, यहां देखो बेटा साइन एक्स, साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन 90 यानी -1, उत्तर आ जाएगा 2। इसका उत्तर 2 है। लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा एक और तरीके से कराना चाहता हूं, वो तरीका भी पता होना चाहिए। एक नियम आता है बेटा, एक रूल होता है आपके निश्चित समाकलन का, ये सिर्फ निश्चित समाकलन में ही लगेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए वो नियम क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको बताता क्या है, आपने कहा बेटा ये रूल आपको बताएगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मान लो आपका y f ऑफ x है, या फिर मैंने लिखा x की पावर n है और ये -a से a की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका नियम का आपको क्या कहता है कि ये फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बाय x, और ये नियम बन जाएगा 0 से a तक। इसका मतलब समझो, अगर आपका x की पावर n अपने आप में इवन फंक्शन है, ये इवन फलन है, तो आपका ये वाला फंक्शन इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा, ये -a से a तक नहीं, ये सिर्फ आपको फिर मेरे बच्चे 0 से a तक देखने को मिलेगा, फलन दुगना हो जाएगा अगर ये इवन है। और अगर आपका x की पावर n ओड फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैंने तुम्हें कहा कि अब तुम्हारा असलियत में क्वेश्चन क्या था, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, लेकिन अभी क्वेश्चन देखोगे समझ आ जाएगा। तुम्हें ये तो पता लग गया कि तुम लोगों को -π/2 से π/2 तक जाना है, -a से a तक जाना है, और फलन गिवन है cos x dx। cos x क्या है मैंने अभी बताया, cos x बेटा अपने आप में इवन फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं। अब cos x अगर इवन फंक्शन है तो क्या मैं इस नियम का उपयोग करके ये नहीं लिख सकता, 2 ऑफ cos x का समाकलन हो जाएगा sin x, और 0 से लेके π/2 तक आपको जाना है, यही है, बस हो गया। आप देख सकते हैं एक लाइन में उत्तर आ गया, sin π/2 माइनस साइन 0। आपने कहा हाँ, तो उत्तर आ जाएगा 2 × 1 बोले तो 2। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ निश्चित समाकलन में ही लगती है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर आपका इवन फंक्शन है तो ये दुगना हो जाता है, और ऑड फंक्शन हो तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये शून्य होगा पक्का। मैं दिखा देता हूं आपको, मान लो आपका एक प्रश्न होता -π/2 से लेकर π/2 तक, और दे रखा है sin x, ठीक है, करूंगा, या चलो -π/2 भी क्यों, ये तो आसान हो गया, मैं कहता हूं मुश्किल ले लो। मतलब इसका उपयोग असलियत में कहां देखने को मिलेगा, आप देखो, मैंने कहा मान लो आपको दे रखा है यहाँ पर 560 -560 से 560 तक। जिन बच्चों को इस नियम की महत्वता के बारे में नहीं पता ना, वो तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, वो तो फंस जाएगा, कहाँ सॉल्व करेगा 560। तो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए साइन एक्स क्या है। साइन एक्स अपने आप में एक ओड फंक्शन है, क्योंकि साइन -x माइनस साइन एक्स के बराबर होगा, ठीक है। ऑड फंक्शन के लिए मैंने बताया -a से a तक जाने में उत्तर आता है 0, खत्म। तो मतलब इन नियमों का आपको कई जगह भौतिक क्षेत्र में काफी उपयोग देखने को मिलता है, जिससे बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास की लहर आती है, समय बचता है, प्लस उसको क्वालिटी नजर आती है कि हाँ, उस समुद्र को पार करने के लिए बुद्धि का सहारा लेना जरूरी है। जिस तरह इतिहास ने कई बार हमको चीजें बताई हैं, हमको भी आगे उसी राह पर चलना है, और हमको भी वैसे ही सीखना है। जो योद्धा बन चुके हैं, जिन्होंने महारत हासिल करी है, उनकी तरह योद्धा हमें भी बनना है, योद्धापन का एहसास अपने आप में हमें कराना है। तो मेरे बच्चे, अभी मैं चलना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। खुशखबरी के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए मैं इन सभी के जो नोट्स हैं, मतलब आज की जो पीडीएफ जाने वाली है, वो आपको हमारे अनअकैडमी नीट विजय चैनल पर मिलने वाली है बेटा। जाओ, ज्वाइन करो, वीडियो को जम के शेयर करो। क्यों? क्योंकि बिना शेयर के मजा नहीं आता, और इसी के साथ बेटा लाइक भी करनी है वीडियो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ना, मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए। मैं आपको बहुत पढ़ा रहा हूं ना, आपको आने वाले समय में बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं, रणनीति कैसी रहेगी वो भी बताने वाला हूं।
तुम्हारी तरफ से 2 चीजें शेयर और लाइक, और वीडियो में थैंक यू तो लिखोगे ना। लास्ट में ये जरूर लिखना मेरा बेटा कि तुम लोगों का कितना गलत था। तो अभी चलता, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बनने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, बाय।